हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चों फाइनली ये जो फिशन और फ्यूजन के कंसेप्ट्स हैं, कैसे फिशन हो रहा है, क्या फ्यूजन हो रहा है और उस पर बेस्ड क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। सो वेलकम टू जेई लाइव डेली एवरीवन। ये एक ऐसा चैनल है जहां पे जेई मेन और एडवांस की आप तैयारी कर सकते हैं बाय वॉचिंग द लेक्चर्स एट 7 to 10 PM, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी हम प्रैक्टिस करते हैं क्विजेस के माध्यम से, जो हम आफ्टरनून के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं बच्चों, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। यू विल बी इन द लूप एंड यू विल बी वॉचिंग ऑल द लेक्चर्स बाय द ऑसम मोस्ट टीम ऑन द यूट्यूब चैनल। आपको इन सभी का नाम और लेक्चर्स है ना देखे ही होंगे। आई एम जयंत नागदा, मैंने IIT बॉम्बे से बीटेक किया, उसके बाद 10 साल तक बच्चों को IIT के लिए और एम्स के लिए ट्रेन किया है। और मैं फाइनली इस अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे और अनअकैडमी के एक प्लस प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों। वहां पे इसी तरह के लाइव इवेंट्स, इसी तरह के लाइव लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ बहुत सारी प्रैक्टिस थ्रू क्विजेस, ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड ऑल दीज मेक अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म द नंबर 1 प्लेटफॉर्म। बिकॉज बच्चों वहाँ पे ढेर सारे एजुकेटर्स अपने इंडिविजुअल कोर्सेज, टॉपिक वाइज कोर्सेज, बैच कोर्सेज, रिविजन कोर्सेज, एज आई सेड इंडिया के 50-60 एजुकेटर्स बच्चों वहाँ पे डेली लाइव जाके बच्चों को IIT JEE की तैयारी करवा रहे हैं और बहुत 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 अच्छे से एग्जीक्यूट हो पा रहा है वो पूरा चीज़। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ऑनलाइन में क्या पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, तो आपको ये अनअकैडमी की एक लर्निंग ऐप है, इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए बच्चों। ट्राई दिस ऐप, डाउनलोड दिस फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड दिस विल बी द नंबर 1 ऐप। सबसे टॉप मोस्ट ऐप में ये एक आती है, एजुकेशन में नंबर 1 ऐप है। एंड इसको डाउनलोड करने के बाद आप मेन्यू में प्लस सेक्शन में जाके अपना टारगेट IIT JEE या नीट या जो भी दुनिया का कोई भी एग्जाम है उसकी तैयारी यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों कर रहे हैं। काफ़ी लाखों बच्चे इस तरह से ऑनलाइन माध्यम से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको अगर ये ट्राई करना है तो आज ही any of these plans, the best will be 1 year or 2 year plans, जो कि आपको ₹60 पर डे, अगर आप एक स्पेशल कोड लगाते हैं जो कि मेरी तरफ से जयंत लाइव कोड में आपको दे रहा हूं, जयंत लाइव कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड ₹60 पर डे, जितना मतलब अफोर्डेबल JEE का एजुकेशन हो चुका है। घर बैठे, नो वेस्ट ऑफ टाइम। कई बार आने जाने में इतना पैसा आपका खर्च हो जाता है, तो वो अब आपको देने की जरूरत नहीं है। एंड यस, यू कैन गेट द क्वालिटी, द टॉप मोस्ट क्वालिटी। बच्चों अगर आप बहुत सारे लाखों रुपए देके JEE के लिए किसी और सिटी में मूव करके अगर तैयारी करेंगे तो बहुत सारे उसमें जो पैसे लग सकते हैं, प्लस टाइम का वेस्ट, कई बार तबीयत आपकी खराब हो गई, बाहर का गंदा खाना खा लिया, ये सारे इश्यूज को हमने ओवरकम कर लिया है। एंड यस, वी हैव स्टार्टेड दिस ऑसम रिविजन कोर्स आल्सो देयर। सो गेट इन टच विद अस ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ऑल्सो। साथ साथ यूट्यूब चैनल पे भी बच्चों पढ़ते रहो, और प्लस आपको एक एडेड एडवांटेज जरूर देता है, ये मैं जरूर बोलूंगा। सो कमिंग बैक टू टॉपिक ऑफ द डे, रेडियो एक्टिविटी, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियर फिशन का बेसिस है, सिद्धांत है बच्चों। अगर आपने एक न्यूक्लियर फिशन का जनरल आइडिया इस तरह से लिया है, पहले भी मैंने ये चीज डिस्कस करी है कि एक हैवी न्यूक्लियस क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल होता है, उसको तोड़ पाना और स्टेबिलिटी की तरफ मूव करवा पाना, जिसमें मीडियम साइज न्यूक्लियस 2 बन जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। दिस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल। यहाँ पे यूरेनियम के केस में हम न्यूट्रॉन से इसको बम्बार्डमेंट करते हैं और उसकी वजह से स्प्लिटिंग अप हो जाती है, और इस प्रोसेस को आप न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, एक बार एक मोमेंट के लिए याद भी करें कि जिन लोगों ने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी, ठीक है, ये फिनोमिनन तो नेचर में होता ही होगा, बट ऐसा लेबोरेटरी में पहली बार देख के है ना डिस्कवर करा है ऑटो हैन ने एंड स्ट्रासमैन ने, एंड बाद में इसको नील बोहर ने और व्हीलर ने एक्सप्लेन भी किया था। तो ये छोटा सा अगर आपका एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, और क्योंकि हमने काफी सारे न्यूक्लियर फिजिक्स में फंडे ऑलरेडी मास, डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी के कर लिए हैं, एक मजेदार क्वेश्चन से मैं इस सेशन को शुरू करूंगा बच्चों। ये एक क्वेश्चन है, ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो सम ऑफ द थिंग्स, किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं एक रिएक्शन की। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, और ये एक सेशन मैंने इस तरह से डिजाइन किया कि आपको जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा सेशन में। हालांकि फिशन और फ्यूजन का डिस्कशन काफ़ी थ्योरेटिकल हो जाता है कई बार, बट लेट मी ट्राई दिस थिंग, टेक्नोलॉजी इज विद अस एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे. सो वेलकम एवरीवन, आई कैन सी योर रिस्पॉन्सेज इन द लाइव चैट एंड यस यू कैन स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन. ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा? चलो आई विल गिव यू सम टाइम एंड नो कैलकुलेटर्स. याद है पिछला संडे का सेशन याद है? आपको कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है, वो ट्रिक्स यूज़ करनी है जो मैंने बताई आपको. ऑल राइट, चलिए, तो ये एक फिशन रिएक्शन यूरेनियम 236 की वजह से हो रहा है. 235 होता है नॉर्मली, बट बहुत सारे आइसोटोप्स भी होते हैं, राइट? तो 236 इवनली एक्स और वाई में सपोज डिवाइड हो रहा है 117 236 बाय, है ना. ये आपका अगर इस तरह से डिवाइड हो रहा है, 2 न्यूट्रॉन भी बन रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें कितना एनर्जी लिबरेट होगा, है ना. टोटल एनर्जी लिबरेटेड आप कैसे निकाल सकते हैं, स्पेशली जब आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया है. तो बच्चों यहाँ पे अगर यूरेनियम का 236 है ना मास दिया हुआ है, तो 236 मल्टीप्लाइड बाय 7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. तो यहां पे 236 न्यूक्लियॉन्स हैं, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आता है वो लिखो, एंड 8.5 इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर दीज टू. तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन दोनों के लिए 8.5 हो रहा है, और इस एलिमेंट के लिए 7.6 है. तो एक इंक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या सजेस्ट करता है कि एक फेवरेबल रिएक्शन है. इस तरह की रिएक्शन से एक्स और वाई की स्टेबिलिटी, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, यूरेनियम से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. दिस इज वाई दिस इज अ फेवरेबल रिएक्शन. वो सारी चीजें तो है ही है बच्चों. यहाँ पे साथ साथ 117 इंटू, क्योंकि इनका 8.5 है, मल्टीप्लाइड बाई 2. ठीक है, ये नंबर निकालो. So calculate these two values and take their difference. What are you getting? Around कुछ तो 195 आपके पास जो इनका डिफरेंस आ रहा है बच्चों, दैट डिफरेंस इज अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. यस और नो? ये आंसर आ रहा है सभी का. तो 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट्स, दिस इज द राइट आंसर. सी लिखा है तो अपने आप को +4 देना. बट यहाँ पे मैं बेसिकली इन चीज़ों को आपको रटवाना नहीं चाहता था. मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है फिशन में, यूरेनियम 235 में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो बच्चों ये होती है एग्जैक्टली. 235 विथ न्यूट्रॉन गिव्स एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, जहां पे न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए. 236 टोटल इसका एटॉमिक मास हो गया है, लेकिन दिस इज अनस्टेबल. तो वो हमने एक पिक्चर देखा ही था कि किस तरह से वो ब्रेक डाउन होने की टेंडेंसी रखता है, एंड दिस ब्रेक्स डाउन इनटू बेरियम एंड क्रिप्टन. तो इनके मासेस रफली सेम है, मतलब रफली हाफ ऑफ द टोटल वेट ऑफ 235, एंड नॉट एग्जैक्ट इक्वल डिवीजन ऑफ मास नहीं होता, अनलाइकली नहीं होता उतना. बट ये अगर रिएक्शन है, इसमें 3 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, लेकिन ये जो क्यू एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये करीब करीब 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर की होती है. या अगर 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट को भी आप 236 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियॉन ऑन एन एवरेज कितना एनर्जी फिशन रिएक्शन से आपको मिल रहा है पूरे रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. प्रोबेबली ये चीज़ मैं आपको लिख के देता, आप रट लेते हो, उतना मज़ा नहीं आता. तो मज़ा आ रहा है आप लोग को, सीखने को मिल रहा है बच्चों. साथ में यहाँ पे एक और कंसेप्ट आप बाइंडिंग एनर्जी वाला फिर से रिवाइज कर लिए. तो इस तरह से मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा. एक और चीज़ क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पूछ रहा हूँ, एंड लेट्स ट्राई एंड आंसर दिस ऑल्सो, कि आपको अगर इस सिचुएशन में कितना परसेंटेज ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. क्योंकि याद है मास एनर्जी का ये इक्विवेलेंस है, इसी वजह से ये जो क्यू एनर्जी आपको मिलती है वो मिल रही है. तो अगर आपको मैंने एक परसेंटेज भी पूछ लिया तो क्या आंसर आएगी आपकी? लेट्स ट्राई एंड आंसर दिस ऑल्सो. और ये आसान है तो इसको आप जल्दी से करें. आई डोंट थिंक पूरा 1 मिनट आपको लगेगा भी, बट क्या लगता है इन फिशन द रिएक्शन दैट वी जस्ट सॉ, उसको रटने की भी ज़रूरत नहीं आपको. शायद वो रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आएगी, उस पर बेस्ड इस तरह के सवाल ज़रूर आ सकते हैं. और ये भी फैक्ट बेस्ड चीज़ें नहीं है बच्चों, इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो. इस चैप्टर में आपको काफ़ी बार ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत ही रटने वाली चीज़ है. हाँ, कुछ चीज़ें समझने वाली, रटने वाला कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट दिस परसेंटेज ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट. सो आई गेस दिस वॉज एन ईजी वन. ऑलरेडी रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं. बट बच्चों परसेंटेज ऑफ मास कन्वर्टेड, तो आपको पता है कि 235
की वजह से टोटल 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट्स आ रहा है। 235 एटॉमिक मास यूनिट की वजह से 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट्स आ रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी का परसेंटेज अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो आई विल गेट 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट डिवाइडेड बाय, अच्छा 235 न्यूक्लियॉन्स का अगर पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता, 235 यूरेनियम के न्यूक्लियॉन्स का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता तो उनसे कितना एनर्जी लिबरेट होता? डू यू रिमेंबर दिस मैजिक नंबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट्स। यस, तो अगर इतना बन रहा है और इतना अवेलेबल था तो कितना परसेंटेज है ये? और इसमें भी कैलकुलेशन बच्चों सुनो तो सही, 200 बाय 235, ठीक है, आपका ये चीज़ करीब 0.1 आएगा। और इसको अगर परसेंटेज में निकाल रहे हो आप तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट 1%, है ना। और यहाँ पे वैसे भी 931 है, तो इस चीज़ को मैं अगर 1000 ले लूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा कम कर दूँ, 200 कर दूं, तो ये 200 कैंसिल हो गए, 100 बाय 1000 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.1%। यस और नो? सो दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बी आपने लिखा है तो अच्छी बात है। आपको यहाँ पे गेस वर्क नहीं करना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, जस्ट लाइक दिस। इस तरह से अगर आप रेगुलरली चैनल पे आ रहे हो तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें शेयर भी कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे देखना, अब ये कुछ 235 की और भी पॉसिबल रिएक्शंस हैं। यहाँ पे यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जेनॉन, है ना, ये एलिमेंट्स भी बना सकता है। इस वाली रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ये एक और पॉसिबिलिटी है जिसमें ये 2 एलिमेंट्स बन के 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि यूरेनियम का जो भी रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट, है ना, कैन बी एनी ऑफ दोज आइसोटोप्स, मेनी अदर रिएक्शंस आर ऑल्सो पॉसिबल। तो हमने देखा था थोड़ी देर पहले जो यूरेनियम का स्टैंडर्ड बेरियम क्रिप्टन वाला जो डिसइंटीग्रेशन है उसमें 3 न्यूट्रॉन बन रहे थे, यहाँ 2 बन रहे, 3 बन रहे, एंड ऐसे बहुत सारे जो पॉसिबल रिएक्शंस हैं उनमें आप एक एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर लिबरेटेड, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और ये सारी रिएक्शंस एज आई सेड रटने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट आपने अगर कहीं ना कहीं देखिए एक पैटर्न देखा है कि हाँ, है ना, 2 भी बनता है, 3 भी बनता है, तो ऑन एन एवरेज किसी भी यूरेनियम के बॉम्बार्डमेंट से 2.5 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। ये फैक्ट जरूर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ साथ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड हियर आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डिज़ाइन को ये फैक्ट कैसे अफेक्ट करता है उस पर भी मैं आ ही रहा हूँ। तो सुनना यहाँ पे कि फास्ट न्यूट्रॉन्स ये जो बन रहे हैं, ठीक है, फास्ट न्यूट्रॉन्स जो आपके रिएक्शन से निकल के 2 न्यूट्रॉन्स 3 न्यूट्रॉन्स बन रही है, इनको हम फास्ट न्यूट्रॉन्स बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इनकी एनर्जी करीब करीब 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट्स ऑर्डर की होती है, ठीक है। अब ये फास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है रिएक्शन से एस्केप कर जाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यू नीड दीज न्यूट्रॉन्स टू कैरी द रिएक्शन फॉरवर्ड। अगर ये जो न्यूट्रॉन्स है ये बाहर निकल गए, ठीक है, तो आपका जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, समझ रहे मेरी बात को। तो यू डोंट वांट देम टू बी टू फास्ट, बहुत ज़्यादा स्पीड आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए कि ये थोड़े से स्लो डाउन हो जाए, और उनको स्लो डाउन करने के लिए, है ना, आपको बेसिकली उनको 1 इलेक्ट्रोवोल्ट या उससे भी कम एनर्जी पे लाने के लिए आपको मॉडरेटर्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे मैं धीरे धीरे आ रहा हूं, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। ये सभी पॉइंट्स है जो कि न्यूक्लियर फिशन ऑफ 235 से रिलेटेड है, हमको समझने की जरूरत है। यहाँ पे थर्मल न्यूट्रॉन्स एक और टर्म है बच्चों। थर्मल न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स को आपने हीट देने के बाद जो एनर्जी है ना, जिस तरह से गैस को एनर्जी आप देते हैं और वो बहुत ही फास्ट स्पीड से गैस मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं, तो उस तरह का एनर्जी भी अगर हम देंगे तो इवन दिस मच ऑफ एनर्जी इज सफिशिएंट टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। और ये ऑर्डर का एक होना चाहिए, बट दिस इज टू हाई। वी डोंट वांट न्यूट्रॉन्स मूविंग एट दिस मच ऑफ हाई स्पीड। और बहुत हाई स्पीड पे बच्चों होता भी क्या है, एक और फैक्ट बता दूं, बहुत हाई स्पीड पे जो यूरेनियम के साथ, यूरेनियम 235 के साथ एक न्यूट्रॉन अगर बहुत हाई स्पीड से आ रहा है, ठीक है, तो दिस विल रिजल्ट इन एन इलास्टिक कोलिजन, है ना, इन एन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे फिशन नहीं होगा, एक इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। और क्यों हो रहा है ये चीज़, क्योंकि ये असल में इसके साथ न्यूक्लियस के साथ प्रॉपरली इंटरैक्ट भी नहीं कर पाया है। वो जो टाइम
एक चाहिए होता है फिशन के लिए यूरेनियम 235 के अंदर तक, वो है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर तक ये न्यूट्रॉन जाना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है, वो इंटरेक्शन का इनफ टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज द स्पीड ऑफ दिस न्यूट्रॉन इज सच हाई स्पीड। उस केस में जो भी प्रोसेस होती है वो आपके मैकेनिक्स के रूल्स के हिसाब से इलास्टिक कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह होता है, बट नॉट द फिशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ऑलरेडी पता भी है शायद, कि अगर एक एटम से, है ना, अगर यहाँ पे एक एटम की वजह से इस पे अगर हमने न्यूट्रॉन बरसाया है, 2 एटम 3 एटम ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियाई बेसिकली फिशन हो सकता है। तो उस पूरे प्रोसेस को आप ऐसे देख पा रहे हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो चेन है 1 से 2, 2 से 4, 4 से, है ना, 4 से 16 हो जाएंगे बच्चों। इस तरह से अगर बहुत सारे 4 से, है ना, यहाँ पे 2-2 बन रहे हैं, यहाँ पे अगर 2-2 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं तो उस केस में इस तरह से 2 के फैक्टर से अगर ये बढ़ता जाएगा, है ना, 4 के बाद 8 हो जाएंगे ऑफकोर्स, बट जो भी है इस तरह के जो भी रिएक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शंस को अगर हम एक फेवरेबल कंडीशन में एग्जीक्यूट करें, 3 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, 2 भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। 3 न्यूट्रॉन के केस से एक रिएक्शन से 3 न्यूक्लियाई, फिर उन 3 से आप 9 न्यूक्लियाई, इस तरह से एक बहुत, है ना, लार्ज स्केल पे, है ना, बहुत ही लार्ज स्केल पे, और बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहाँ पे बनेंगे। और इस केस में द होल यूरेनियम विल बी कंज्यूम्ड। जब तक वो कंज्यूम नहीं होता है बच्चों, ये रिएक्शन चलती जाएगी। तो इस तरह की रिएक्शंस को ही ऑफकोर्स आप चेन रिएक्शन कहते हैं। और अगर इसको चलती जाएगी और कंट्रोल नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा होगा जिस तरह से हिरोशिमा में हुआ भी था बच्चों। दिस काइंड ऑफ यूरेनियम बॉम्ब एक्सप्लोजन, ओके, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन, एक्चुअली 50 kg इतना सा ही अगर आपने यूरेनियम लिया है तो भी देखा 10⁻15 जूल के ऑर्डर की एनर्जी लिबरेट होती है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 20,000 टन्स ऑफ TNT। ठीक है, TNT उस जमाने में मतलब सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव माना जाता था, लेकिन अगर इसको आप देखेंगे इतने से 50 किलोग्राम, है ना, एक बोरी के बराबर अगर यूरेनियम लेके गए तो इतना बड़ा धमाका हो गया। ऑफ कोर्स दिस वाज वेरी सैड, बट दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस वेरी फैसिनेटिंग। इफ वी कैन यूज दिस एनर्जी फॉर समथिंग एल्स, नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन, बट अगर एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम में अगर इस एनर्जी को हम लें तो कितना कुछ भला हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको कैसे हार्नेस किया जाए। ठीक है, और ये बात मैं ज़रूर बता दूं कि यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वॉट एवर एलिमेंट्स दे आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड, या फिर जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों उनकी, है ना, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फिशन फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो उसको हार्नेस करना है हमें, और उसी के लिए हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर ज़रूर डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर को डिज़ाइन करने से पहले साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है। लेट्स अंडरस्टैंड मेजर डिफ़िकल्टीज़ क्या थी हमारे सामने। मेजर डिफ़िकल्टी नंबर 1 ये थी कि जो यूरेनियम की नेचुरल फॉर्म होती है उसमें 238 ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो हमें 235 चाहिए इस तरह के रिएक्शन के लिए वो बहुत ही कम होता है। तो आपको पहली बात तो वो सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूरेनियम जो आपको मिल रहा है उसको एनरिच करना पड़ता है ताकि कि आपको 235 मिल सके, 238 अलग हो जाए। ऑल्सो दोनों के केस में, है ना, क्या हम 238 यूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बट 238 में बच्चों प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ फास्ट न्यूट्रॉन से, है ना, फास्ट न्यूट्रॉन से उसका फिशन हो सकता है, जबकि वी वुड वांट यूरेनियम 238 के बजाय 235 बिकॉज स्लो न्यूट्रॉन से उसका होता है ना। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट न्यूट्रॉन्स हो गए और अगर उस रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो बच्चों चेरनोबिल जैसा कुछ एक इंसिडेंट हो गया तो दिस विल नॉट बी फिजिबल। वी वांट समथिंग दैट कैन बी कंट्रोल्ड इजीली, वी डोंट वांट वेरी फास्ट रिएक्शंस, है ना, और एकदम से अलग ही ऑर्डर पे वो चले जाए, ऐसा नहीं चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट के सामने एज आई सेड डिफिकल्टीज थी, बट न्यूट्रॉन्स स्लो डाउन हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे होता भी है 238 के साथ स्लो डाउन हो जाते हैं। एंड यूरेनियम 238 के केस में अगर चलो यूज भी करते हैं 238 और धीरे धीरे अगर रिएक्शंस में न्यूट्रॉन्स स्लो डाउन हो गए, बिकॉज सी देयर विल बी प्लेंटी ऑफ कोलिजन्स बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑल्सो। तो इतने सारे न्यूट्रॉन्स के बीच में कोलिजन हो के अगर वो स्लो हो गए तो 238 के साथ कोलिजन करने के बाद वो ऐसा भी हो सकता है कि
आगे फर्दर रिएक्शन कैरी ऑन ना हो, और उस केस में चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो जो यहाँ पे मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको मैंने यहाँ पे नोट्स में पीडीएफ में लिख भी दिया, आप देख लेना। बट बच्चों यहाँ पे मेजर आपके पास हर्डल क्या है, बहुत सारे हर्डल्स है, बट मेजर हर्डल्स यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना है, एज यू नो। तो न्यूट्रॉन्स को अगर स्लो डाउन करना है बच्चों, और किस ऑर्डर में स्लो डाउन करना है, ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना। तो 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनका नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा बच्चों, जिसमें एक मॉडरेटर, है ना, एक मॉडरेटर हम यूज करते हैं। यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पे इस तरह की कंक्रीट वॉल है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से वाटर को आप यहाँ पे अंदर लेके आ रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो वाटर है ये हीट एक्सचेंजर का काम कर रहा है, और ये बड़ी सी जो डिज़ाइन है इसको हम बिट बाय बिट समझने भी वाले हैं अगले 10 मिनट में, देखना है यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि यूरेनियम 238 के साथ अगर ये वाला न्यूट्रॉन होगा तो उसकी probability of absorption becomes very high. So you want a neutron to be slow moving, and slow moving neutrons को कैसे निकाला जा सकता है, अगर आप यहाँ पे रिएक्टर के अंदर एक ऐसा मटेरियल रख दें बच्चों जो कि हैवी वाटर, है ना, D2O और ग्रेफाइट की तरह काम करे, या फिर ये दोनों भी बहुत ही परफेक्ट मॉडरेटर्स होते हैं। तो ये मॉडरेटर का कंसेप्ट हुआ। मॉडरेटर आप न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यहाँ पे ये जो भी ग्रे रीजन है उसमें यूज़ कर रहे हैं, एंड बाकी ये सारी चीज़ क्या है इन पे भी हम एक एक करके आ ही रहे हैं। बट ये स्लो न्यूट्रॉन वाली मेजर हेडेड है, मेजर प्रॉब्लम है। इसको कैसे साइंटिस्ट ने एक तो ओवरकम किया ये हमने समझा, साथ साथ एक क्रिटिकल मास, क्रिटिकल साइज, है ना, ये भी एक बहुत मेजर डिफिकल्टी था। आपको ये समझना है कि जो न्यूट्रॉन्स एमिटेड हैं, ठीक है, वो काफ़ी फास्ट है, उनको स्लो तो आपने कर दिया, बट स्लो करने के बावजूद ऐसा ना हो कि वो बहुत दूर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाएं, बिकॉज आपको जिस पॉइंट पे फिशन को क्रिएट करना है, अगर न्यूट्रॉन उस पॉइंट से बहुत दूर चले गए, अगर फ्यूल के आसपास न्यूट्रॉन्स नहीं हैं, दूर हैं, तो फिर क्या काम का आपका फिशन रिएक्शन आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो फिशनेबल मटेरियल को आप अगर स्मॉल रखते हैं, उस केस में ऐसा भी हो सकता है द न्यूट्रॉन्स विल एस्केप इट एंड द रिएक्शन अगेन कैन नॉट बी सस्टेन्ड। तो ये सारे चैलेंजेस है, उसके लिए आपको एक स्प्रेड आउट एरिया में, ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पे आपने फ्यूल रख दिया, यहाँ पे इस तरह से रख दिया टेबल पे और छोड़ दिया उसको, आपको अलग अलग पॉइंट पे एक रॉड की फॉर्म में, या है ना एकदम स्प्रेड आउट। तो क्रिटिकल मास तो एक कंसेप्ट है ये बच्चों, क्रिटिकल साइज, द साइज ऑफ द फ्यूल शुड ऑल्सो बी स्प्रेड आउट इवनली सो दैट द फिशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर है कि क्रिटिकल मास जो कि क्रिटिकल साइज का ही सिमिलर कंसेप्ट है, कितना होना चाहिए, कितना करीब होना चाहिए फिशनेबल मटेरियल का यूरेनियम के केस में, ये एक फैक्ट बेस्ड चीज़ है ना। बट ये चीज़ आपको देखते हैं कितने लोगों को क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए। सो ट्राई एंड आंसर दिस इन द लाइव चैट राइट नाउ। ओके, व्हाट डू यू थिंक? अभी हमने 50 किलोग्राम की बात करी थी, एंड 50 किलोग्राम की वजह से तो नागासाकी हिरोशिमा पे बम पड़ा था। तो गोइंग बाय दैट अंडरस्टैंडिंग, है ना, उस तरह का कुछ लॉजिक तो लगा ही सकते हैं। ये 75 तो टोटली आउट ऑफ द प्लेस है। इवन 20 kg इज अ लॉट, ठीक है। तो उस केस में 1 kg विल बी टू स्मॉल, एंड ऑफ कोर्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 kg। तो बच्चों 10 kg का एक अप्रॉक्सीमेट हम मास लेके अगर रिएक्शन को कैरी ऑन करेंगे तो वो कंट्रोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, और उस केस में हम हार्नेस भी कर सकते हैं उस एनर्जी को। ऑफ कोर्स आपको जो डिज़ाइन समझनी है, न्यूक्लियर रिएक्टर की एक डिज़ाइन, है ना, ये चीज़ आपके सिलेबस में है, और ये शायद आप छोटी क्लासेस में पढ़ते भी हैं। बट आज की इस क्लास में मैं कुछ स्पेशल चीज़ों पे फोकस करने वाला हूँ। तो ध्यान देना यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर क्या चीज़ है। तो ये जो न्यूक्लियर फिशन है जिसकी एनर्जी को आप सस्टेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उसकी एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह का एक सेटअप है। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को एक एक करके हम डिटेल में समझने वाले हैं। बट यू नो दैट अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द रिएक्टर व्हाट इज गोइंग ऑन हियर इज फिशन रिएक्शन, वाटर बॉयल होता है,
ठीक है, यहाँ पे अगर हीट डेवलप हो रही, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर उस वाटर को हीट कर सकते हैं बदले में, तो वाटर के हीट की वजह से स्टीम डेवलप होगा, स्टीम की वजह से टरबाइन घूमेगा और टरबाइन की वजह से अल्टीमेटली आपका लट्टू जलेगा। तो ये प्रिंसिपल तो जो डैम्स में होता है और थर्मल पावर प्लांट्स में होता है वही है, बट यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका क्या चीज़ें हो रही है और कैसे कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारा मेन फोकस है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपने क्या फ्यूल यूज़ किया है, क्या फिशनेबल मटेरियल यूज़ किया है। उनमें से बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, यूरेनियम 235 तो है ही है सर, ये ले लो, या फिर थोरियम, ठीक है, थोरियम इज ऑल्सो अ वेरी गुड, इसकी जगह पे अगर वो यूज़ करें, एंड बेटर देन देम इज एक्चुअली प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 240, ये सारे जो भी आइसोटोप्स है प्लूटोनियम के, ये आजकल ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और ये सारे आपके बेसिकली किसी भी फिशन रिएक्टर में फ्यूल की रॉड्स की तरह। बच्चों यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 लाइन्स आप देख रहे हैं, दीज आर द फ्यूल रॉड्स, ठीक है। तो इन फ्यूल रॉड्स को आपने पहले तो लगा दिए, कैसे लगाया, सेपरेट करके लगाया, एक ही पॉइंट पे सब जगह फ्यूल को, है ना, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और फ्यूल को अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ऑफ कोर्स उससे पहले कि आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हो, एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर जो कि कंक्रीट की थिक वॉल होती है बच्चों, वो पहले बनाना पड़ेगा आपको, ऑफ कोर्स टू सेव द पीपल हु आर वर्किंग अराउंड द न्यूक्लियर रिएक्टर के बहुत पास में भी कोई बंदा रिएक्टर के पास में काम कर रहा होगा, उसको सेव करने के लिए। बट उसके अलावा रिएक्टर को कंट्रोल करना है ना, सो दैट थिंग्स डोंट गो वाइल्ड। यहाँ पे आप कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल मटेरियल एक यूज करते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल मटेरियल क्या करेगा, क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है कि अगर यूरेनियम का फिशन हो रहा है और उसको रोकना है, आपको सपोज रोकना है, तो आप यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल यूज करना चाहेंगे जो कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले। बच्चों न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना एक अलग चीज़ है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना एक अलग चीज़ है। तो न्यूट्रॉन्स को अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब करना है तो वो कैडमियम की रॉड्स परफेक्ट काम करती है, इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रॉन्स देयर बाय स्टॉपिंग द चेन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस कंट्रोल रॉड को अंदर कर दिया आपने तो ये रिएक्टर बंद हो जाएगा, इसको निकाल दिया है तो ये चालू हो जाएगा, सिंपल सी बात। ऑल्सो कूलेंट एक यूज़ करोगे आप अंदर इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो रही है, तो कूलेंट जो इस हीट को यहाँ से वाटर को बॉयल करने में काम आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे हीट को जो ट्रांसफर कर रहा है वो चीज़ है कूलेंट। यहाँ पे वाटर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि काफ़ी अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करती है, या नाइट्रोजन ऑल्सो इज यूज समटाइम्स, बट मोस्टली इट इज़ द वाटर। एंड इस पूरे रिएक्शन में, है ना, ये मेन चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है। कुछ चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी, एज आई सेड, मॉडरेटर जैसे आपको यहाँ पे हैवी वाटर अंदर ही रिएक्टर के ही अंदर यहाँ पे पूरे में हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट यूज कर रहे हो आप टू स्लो द न्यूट्रॉन्स डाउन, ओके। साथ साथ जो काम की चीज़ें अब आपको फोकस करनी है, कैसे, ये यहाँ पे एक चीज़ है जो कि काम की है, जो आपको अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो क्या है, के एक फैक्टर होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, किस रेट से न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकता है बिकॉज ऑफ द कंट्रोल रॉड्स हो, बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर कि न्यूट्रॉन जो है वो उस पूरी रीजन से बाहर चला गया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। तो जो भी रेट से लॉस हो रहा है और जो भी रेट से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो जो फ्रैक्शन है उसको हम बच्चों न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है कि न्यूट्रॉन का जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है वो अगर इक्वल टू 1 हुआ, क्या होने वाला है, चेन रिएक्शन उस केस में बच्चों स्टडी होगा, यानी कि जो फिशन प्रोसेस है वो अंडर द कंट्रोल है, ना ज़्यादा बड़ा, है ना, बड़ा लेवल पे जाने वाला है, ना रुकने वाला है। एट द सेम टाइम रुक भी नहीं जाएगा अगर के एग्जैक्टली 1 है, क्योंकि जितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रिएक्शन को आगे पहुंचाएंगे, और साथ साथ उनमें से कुछ न्यूट्रॉन लॉस, है ना, न्यूट्रॉन्स लॉस भी हो रहे हैं, तो वो रिएक्शन की रेट कंटिन्यूसली कांस्टेंट रेट पे चलता जाएगा। बट अगर k ग्रेटर देन 1 है बच्चों, अगर k ग्रेटर देन 1 है, देन इन दैट केस द चेन रिएक्शन इज एक्सिलरेटिंग, इट माइट लीड टू एन एक्सप्लोजन। बट कई बार इसकी 1 से थोड़ी सी ज़्यादा, है ना, 1 से बहुत थोड़ी सी ज़्यादा अगर आपने रेट कर दी तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आप ज़्यादा एनर्जी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बट सपोज 2 भी है ना, 2 इज़ अ वेरी बिग थिंग, तो वहाँ पे बहुत जल्दी से प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। और ऐसा ज़रूर होता है एटॉमिक बॉम्ब में, है ना। यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैंने लिखी हैं, वो आप नोट्स जब लगेंगे पढ़ ज़रूर लेना। मटेरियल इन दिस केस जो आपका क्रिटिकल मास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्रिटिकल मास के साथ साथ के अगर लेस देन 1 है, चेन रिएक्शन धीरे धीरे रुक जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। साइज ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन दिस केस इज कॉल्ड सब क्रिटिकल। तो दीज आर सम थिंग्स यू हैव टू, ऑफ कोर्स सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, ये वर्ड्स क्या डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मास है वो अबव द रिक्वायरमेंट हुआ तो एटॉमिक बॉम्ब हो जाएगा, और अगर मास इनफ नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में सब क्रिटिकल रुक जाएगा। आपका जो चेन रिएक्शन है उससे ना तो बॉम्ब बन सकता है, ना ऑफ कोर्स न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती है आगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन मैंने दोनों का केस का बना ज़रूर दिया है, इसको हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। हमने जो अभी पढ़ा है 20 मिनट में वही सब है। बहुत आपको ये जो टॉपिक है थ्योरेटिकल ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, देखना आप, मैंने डीपीपी में भी किस तरह के सवाल पूछे हैं। बट यहाँ पे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड के बीच में एक एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड, है ना, कंट्रोलिंग इज गोइंग टू हैपन बाय आर्टिफिशियल। नेचुरली आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स प्रेशर और टेम्परेचर से भी नहीं होने वाला है, कल जैसे अपन ने पढ़ा था। ऑल्सो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसमें कोई कंट्रोल आपको करना ही नहीं होता है ना, तभी जाके वो आपका एक एटॉमिक बॉम्ब में यूज होगा। तो यस, द रेट, है ना, न्यूट्रॉन्स, ऑल द न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड एक्सेप्ट 1। एक तो आपको रखना पड़ेगा ताकि रिएक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे मोर देन 1 न्यूट्रॉन्स चलते रहने चाहिए, और इसकी रेट स्लो होती है, इसकी फास्ट रेट होती है। यहाँ पे K1 होता है, यहाँ पे, है ना, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर K से बड़ा, है ना, 1 से बड़ा होता है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली सवालों की फॉर्म में पूछी जाएगी। यहाँ पे भी एनर्जी लिबरेटेड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन द एक्सप्लोजिव एनर्जी। डू यू एग्री? यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी एक साथ नहीं मिलेगी, धीरे धीरे ओवर 1-2 ईयर्स मिलेगी, और यहीं पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम which leads to an explosion. चेन रिएक्शन इस केस में प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। तो ये दोनों में प्रिंसिपल में और ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये दो एक कंपैरेटिव स्टडी हमने दोनों के बीच में कर ली है। साथ साथ बच्चों ये एक सवाल आपकी स्क्रीन पे, लेट्स ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। किस तरह के क्वेश्चन आपको, किन फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आई विल नॉट लाई एग्जैक्टली, क्योंकि आपको ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है यार, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर वो 3-4 पेज में न्यूक्लियर चैप्टर में लास्ट में दे रखा है, तो या तो उसको पढ़ लो या फिर मेरा लेक्चर पूरा देख लो आराम से, और आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा साथ साथ इस तरह की। सो ट्राई एंड आंसर दिस, ठीक है। विच एलिमेंट इज यूज्ड, क्या लगता है? तो एटॉमिक बॉम्ब के लिए, है ना, आजकल की डेट में एटॉमिक बॉम्ब के लिए भी, और इवन इन रिएक्टर्स इट्स नॉट यूरेनियम, बिकॉज यूरेनियम वॉज यूज्ड वे बैक 50-60 साल पहले, जब सिर्फ यूरेनियम के बारे में ऐसा था कि पता था, तब यूरेनियम यूज होता था। तो बी एक्चुअली गलत है। आप में से काफ़ी बच्चे लिख तो रहे हैं, बट बी इज़ नॉट द राइट आंसर। क्या लगता है फिर बी के अलावा कौन सा होगा? रेडियम होगा या कुछ और होगा? यस, तो मोस्ट ऑफ लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने जो बी लिखा है। अगर आपने डी लिखा है, दैट इज एग्जैक्टली द राइट आंसर। प्लूटोनियम के बारे में एक चीज आपको बता दूं, प्लूटोनियम इज अ बेटर फ्यूल, इनफैक्ट बेस्ट ऑफ द फ्यूल्स होता है फिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्लूटोनियम को आप स्लो और फास्ट न्यूट्रॉन से दोनों से फिशन करवा सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी निकल के आई बाद में, जब साइंटिस्ट ने प्लूटोनियम का भी डिस्कवरी कर लिया, और क्योंकि फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन्स दोनों से हो जाता है, तो आपको फिर थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाती है। और एटॉमिक बॉम्ब में, है ना, स्पेशली फास्ट न्यूट्रॉन्स अगर हो रहे हैं, तो एटॉमिक बॉम्ब में अच्छे से इसको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का भी कंसेप्ट है, उसको मैं छोटा सा डिस्कस करूंगा। इस पे बेस्ड सवाल जैसे अगर आता है, तो यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में होता क्या है, ब्रीडर रिएक्टर्स में होता क्या है, बेसिकली आपको अगर कोई भी फ्रेश फिशनेबल फ्यूल बनाना है ना, प्लूटोनियम 235 सपोज आपने यूज ही नहीं किया, टू इनिशिएट द रिएक्शन यू ऑफ कोर्स यूज यूरेनियम, बट यूरेनियम से प्लूटोनियम एक्चुअली बन जाता है, एंड प्लूटोनियम जिस रेट से बन रहा है दैट इज मोर देन द
रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ यूरेनियम। इस चीज़ को समझना है ना, एक बार यहाँ पे आपको ये प्रोसेस समझने की कोशिश करनी है कि फिशन हो रहा है यूरेनियम 235 का, उसमें न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सब की वजह से यूरेनियम 238 एंड 239 बनता है। ठीक है, ये 239 प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर 2 बीटा डीके। तो प्लूटोनियम इज अ स्टिल हेवियर न्यूक्लियाई ऑफ कोर्स 239, बट हाफ लाइफ इसकी ये होती है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन अपन ने ऊपर डिस्कस करी प्रोसेस में 239, ये बेस्ट फ्यूल फॉर फिशन कहलाता है। तो प्लूटोनियम इज द बेस्ट फ्यूल। प्लूटोनियम वाला जो आपको सर्च नहीं करना, बाहर जाके है ना यूज़ नहीं करना, आप सिंपली यूरेनियम 238 से ही बना सकते हैं। और आपको ये बात तो पता ही है, यूरेनियम 238 है, ठीक है, 239 में कन्वर्ट होके, और इसमें बीटा कैसे डीके, बीटा डीके से ये हो पा रहा है, हमने 2 दिन पहले डिस्कस भी किया। बट कमिंग बैक हियर, यूरेनियम 239 कैन बी यूज्ड इन दीज न्यूक्लियर वेपन्स बिकॉज ऑफ सब क्रिटिकल साइज, है ना। इसकी जो स्मॉलर क्रिटिकल साइज है वो स्मॉलर है, नॉट सब क्रिटिकल, एक्चुअली सुपर क्रिटिकल बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगी उसमें बच्चों, उसमें कंट्रोल्ड रिएक्शन आपको करवाना नहीं है। तो वेपन्स में, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में प्लूटोनियम का यूज़ हो रहा है। प्रॉबेबली कुछ कंट्रीज प्लूटोनियम के पीछे पड़ी, इस वजह से अमेरिका भी उनके पीछे पड़ा है। और मॉडरेटर, साथ साथ मॉडरेटर्स इस केस में यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है, अगर रिएक्टर बनाते हो आप और उसमें ये रिएक्शन चल रही है बच्चों, वहाँ पे आपको कोई मॉडरेटर यूज़ क्यों नहीं करना है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे स्लो एंड फास्ट दोनों की वजह से, स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स दोनों की वजह से रिएक्शन हो जाएगी। तो यू डोंट नीड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके कुछ फायदे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आप कूलेंट यूज़ करते हो वो लिक्विड सोडियम यूज़ करते हैं। तो ये एक फास्ट ब्रीडर रिएक्शन है कि रिएक्शन होते होते ही आपका फ्यूल बनता रहता है। ये जो फ्यूल है, दिस इज द बेस्ट फ्यूल, है ना। This is the best fuel for fission, whether we are talking about a bomb, especially bombs में, weapons में तो होता ही है, but even in breeder reactors if plutonium is used, this is how it is used। और ये एक और पेज मैंने आपको इस तरह से समझने के लिए दिया है। मैं एक्चुअली जल्दी से फ्यूजन वाले पार्ट पे आना चाहता था। तो फ्यूजन का पार्ट बच्चों बहुत सिंपल है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, बट है ना, फ्यूजन कब होता है, जब 2 और मोर देन 2, ऐसा भी हो सकता है कि 2 से ज़्यादा, 2 से अधिक जो न्यूक्लियाई हैं कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एक सिंगल हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे। सपोज हीलियम बनाते, 2 ड्यूटेरियम के जो न्यूक्लियाई हैं मिला के हीलियम बना रहे हैं, तो उस रिएक्शन में आपको पता ही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम इज मोर देन दैट ऑफ द ड्यूटेरियन, या फिर जो भी प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पे सिंपल एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अगर हम इस तरह से फ्यूजन करवा रहे हैं, तो बच्चों फ्यूजन करवाने के लिए 2 प्रोटॉन्स को साथ में लाने के लिए, दे आर नॉट ऑलरेडी टुगेदर, जब ये साथ साथ जा रहे हैं तो ये कैसे टुगेदर है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम, राइट। तो इन दोनों के बीच में अभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, बट जब ये दूर दूर डिस्टेंस पे थे तो इनके बीच में एक रिपल्शन था, ध्यान रखें। तो उस रिपल्शन को पहले तो ओवरकम करेंगे हम, और इस तरह की कुछ पॉसिबल रिएक्शंस हैं जहां पे यू नो ऑफ कोर्स सिंगल न्यूक्लियस जो बन रहा है, मैंने क्या बोला था कि पेरेंट न्यूक्लियस के है ना मास से अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों का टोटल मास अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस बन रहे हैं, फाइनल ये रिएक्शन है बाय द वे। तो एक बार रिएक्शन को देखो, ये और ये है ना, ये डी और डी अगर एक साथ मिला के ट्रिटियम बना रहे हैं, ट्रिटियम बन रहा है, साथ साथ एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी बन रहा है, प्रोटॉन भी बन रहा है, और कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, साथ साथ ये ट्रिटियम और ये अगेन ड्यूटेरियम अगर मिल के हीलियम बना रहे हैं, तो दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट। हीलियम इज वे स्टेबल देन ऑल ऑफ दीज, वी नो दैट। एंड यहाँ पे एक जो न्यूट्रॉन बन रहा है वो एक्स्ट्रा एक बन जाता है, तो दिस इज एक्स्ट्रा, है ना। एंड फाइनल जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी, इस पूरे को अगर आप सम अप कर लोगे तो फाइनल आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी कि यहाँ पे 2 ड्यूटेरॉन की वजह से एक हीलियम बन रहा है, और टोटल एनर्जी अगर इस तरह से बन रही है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन जरूर अलग से चला गया, बट यू हैव दिस हीलियम न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियस बन रहा है बच्चों, उसका मास थोड़ा सा कम है, लेस देन, यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा कम क्यों होना पड़ेगा, ये लेस होने की वजह से ही, बिकॉज देर इज अ मास डिफेक्ट एंड बिकॉज देर शुड बी अ क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन विच इज ऑफ दिस ऑर्डर। तो यहाँ पे जो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसकी वजह से फ्यूजन को भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं और कंटेन करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक चैलेंज क्या आ रहा है,
यहाँ पे चैलेंज ये आ रहा है कि दो प्रोटॉन्स को साथ में लेके आना है, दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को पहले ही रिपेल कर रहे हैं भाई, तो उनको साथ में लाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। इनफैक्ट अ वेरी हाई प्रेशर 10 to the power 6 एटमॉस्फेयर्स का एंड अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑल्सो बच्चों 10 to the power 7 से 8 केल्विन। कैन यू इमेजिन, इतना हाई टेम्परेचर चाहिए आपको एक और एक प्रोटॉन को साथ में लाने के लिए। तो दो प्रोटॉन्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वैसे तो कोलम्बिक रिपल्शन है, बट आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर में रखूँगा और बहुत ज़्यादा अगर इनकी स्पीड होगी तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत नियर बाय विसिनिटी में आएंगे, और साथ साथ आएंगे तो उस पॉइंट पे अगर इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हो जाता है, समझ रहे हो, इन दोनों के जो बीच का ऑर्डर है वो फर्मी लेवल का हो जाना चाहिए, तब जाके फर्मी याद है 1 है ना, फर्मी कितना हो जाता, तो दिस डिस्टेंस मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी सो दैट दे कैन फॉर्म स्टेबल न्यूक्लियस, एंड दिस इज 10 to the power -15 है ना, फेम्टोमीटर 10 to the power -15 मीटर के ऑर्डर का होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, ऑफकोर्स हाई टेम्परेचर पे ही ये पॉसिबल है, ताकि लार्ज स्पीड से ये कोलाइड करेंगे। और साथ साथ बच्चों अगर यहाँ पे हाई प्रेशर भी हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूजन इंक्रीजेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूजन इंक्रीज हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें बेसिकली हमको वर्कआउट करेंगी एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए भी, है ना। बट हाइड्रोजन बॉम्ब तो बन जाता है, लेकिन हाइड्रोजन की वजह से एक रिएक्टर, फ्यूजन रिएक्टर की अगर हम बात करें, उसी पे बच्चों वर्क चल रहा है आज के जो भी पूरी साइंटिफिक दुनिया है। दे वांट, बिकॉज यूरेनियम, प्लूटोनियम, दीज आर हार्ड टू फाइंड, बट हाइड्रोजन हमारे प्लैनेट पे प्रॉबेबली इतना ज़्यादा पानी है कि हाइड्रोजन की कभी कमी नहीं आएगी, स्पेशली हैवी वाटर की भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको ड्यूटेरियम चाहिए। तो यहाँ पे एक मेजर हर्डल ये है कि ये जो चीज़ है इसको बोलते हो बच्चों प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या चीज़ है, पहले तो ये समझो, इतने हाई टेम्परेचर पे अगर आप कोई भी आटम को, कोई भी मॉलिक्यूल को रखोगे वो साथ साथ नहीं रहेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स, जो भी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो सब एक ऐसी स्टेट में रहेंगे जिस तरह से गैस रहती है, ठीक है। बट देयर विल बी नो इंटरेक्शन, देयर विल बी कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ एनी एटम, एंड लाइटर एटम्स का तो स्पेशली हो ही जाएगा। तो वो जो आपका एक क्लाउड बन जाता है ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, उसी क्लाउड को आप प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा एक इस तरह का स्टेट ऑफ मैटर है, अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एक और स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा भी होता है बच्चों, जो कि आपका बेसिकली न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई प्लूरल एंड इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड फॉर्म है। अब ये पॉसिबल कब है बनना, एट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, और इतने हाई टेम्परेचर को रख के सस्टेन कर पाना किसी भी रिएक्टर के बस में नहीं है। एज लॉन्ग एज आप कोई कंक्रीट का किसी भी चीज़ का रिएक्टर बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, लेकिन अगर वो इसको होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर आपका रिएक्शन कैसे कैरी ऑन होगा जब बन ही नहीं पा रहा है सेटअप। और अगर सेटअप नहीं बन पा रहा है तो इसको आप किसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कॉइल देख पा रहे हैं आप, तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना, प्रॉबेबली उस तरह के कुछ वर्क चल रहे हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको होल्ड करके रख सके बीच में, ताकि है ना कहीं पे भी कांटेक्ट नहीं हो, इस 10 to the power 8 केल्विन के ऑर्डर का जो प्लाज्मा है वो आराम से एक जगह पर रह सकता है, और इस तरह की रिएक्शन पॉसिबल भी हो सकते हैं। सो एवरीवन इज वर्किंग ऑन दैट, बट मीनवाइल फ्यूजन में हमको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। यहाँ देखना, फ्यूजन एनर्जी इज ग्रेटर देन फिशन एनर्जी, ये एक फैक्ट है, आपको भी पता होगा कि फ्यूजन में जो एनर्जी लिबरेट होती है वो फिशन से ज़्यादा है। इस वजह से लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़े कि इसको भी बनाते हैं। बट यहाँ पे हमने डिस्कस किया यूरेनियम के केस में 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट बन रही है, ठीक है, और यहाँ पे ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम के केस में 17.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट बन रही है। तो हाउ आर वी सेइंग कि ये जो एनर्जी है ये इससे ज़्यादा है, ये इससे कम है ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे हम सिर्फ एक रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन। दिस इज इंपॉर्टेंट। फिशन के केस में एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन 0.8 के ऑर्डर की होती है, हमने पढ़ाई है, और फ्यूजन में एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इज 4.4 MeV। तो मास कम है
बट आउटपुट ज़्यादा है। इस वजह से द सेम मास ऑफ द हाइड्रोजन फ्यूल विल रिलीज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। किस फैक्टर से एनर्जी का यहाँ पे है ना, आप फैक्टर ऑफ एनर्जी निकाल भी सकते हैं। तो मच लार्जर एनर्जी यहाँ पे मिल सकता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन का फ्यूजन। तो हाइड्रोजन के केस में भी यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्टडी बच्चों कर रहे हैं इन केस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। दिस इज ऑल्सो वेरी कूल। यूरेनियम के फिशन से ये बनता है एटॉमिक बॉम्ब, बट यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस से बनता है मिक्सचर ऑफ ड्यूटेरॉन एंड ट्रिटियम यूज होता है। यहाँ पे क्रिटिकल साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में कोई क्रिटिकल साइज का कंसेप्ट नहीं है। फ्यूजन में जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, तो क्रिटिकल साइज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, और यहाँ पे जो एक्सप्लोजन होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। तो ये ज़रूर एक इश्यू है फ्यूजन के केस में। एंड यहाँ पे लेस एनर्जी है, बट उस केस में एनर्जी रिलीज्ड इज मोर। एंड अगर इफ सम पर्टिकुलर कंट्री इज डूइंग हाइड्रोजन एक्सप्लोजन्स, हाइड्रोजन बॉम्ब बना के, तो ये कंसर्न होता है सभी लोगों का बिल्कुल। और यहाँ पे एक छोटी सी लास्ट एंड फाइनल चीज़ ज़रूर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी देखना। अगर आप फाइनली मतलब फिजिक्स को, थ्योरेटिकल फिजिक्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी, तो ये बहुत काम की चीज़ है एक्चुअली आपके लिए। कई जगहों पे ये पढ़ाते नहीं है बाय द वे, बट मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना आप लोग, पेयर प्रोडक्शन एक छोटा सा कंसेप्ट है थ्योरेटिकल फिजिक्स में। पेयर प्रोडक्शन क्या चीज़ है? व्हेन एन एनर्जेटिक गामा रे फोटोन, तो यहाँ पे गामा रे फोटोन आके एक न्यूक्लियस को सपोज हिट किया, ठीक है, तो उस केस में यहाँ न्यूक्लियस से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन साथ में बन रहा है। अब आपको पता है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी सिमिलर है, दे हैव सेम मास, है ना, ये दोनों एक दूसरे के कजन है, हम ऐसी बात करते हैं कब से, तो दे हैव सेम मास, इनका मास सेम है, इनका चार्ज ऑपोजिट है, चार्ज इनका ऑपोजिट है। एज यू नो, इलेक्ट्रॉन को -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, बट पॉजिट्रॉन का +1.6 इंटू 10⁻, तो -90। ये किस चार्ज के सेम है? यहाँ पे प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही पॉजिट्रॉन का भी चार्ज है, बट मास इसका इलेक्ट्रॉन के मास जितना है। सो ये दो अगर पार्टिकल्स बन पा रहे हैं तो दोनों पेयर में बनते हैं, हमेशा साथ साथ बनते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में बच्चों, इस पूरे प्रोसेस में इस डायरेक्शन में इनका जो भी मोमेंटम होता है, जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो सारी चीज़ें कंजर्व्ड रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दैट पेयर प्रोडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन साथ में बनता है, ठीक है। और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ कि इसका देखने एंगल जो है सेम है, दीज टू एंगल्स आर सेम। वाई? बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो होल्डिंग इन एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन। हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में, इनफैक्ट 2 दिन पहले जो बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे भी एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो की प्रेजेंस कैसे वेरीफाई हो पाई? बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। साथ साथ बच्चों, अगर इस पेयर प्रोडक्शन की हम बात करें तो एक गामा रे फोटोन की एनर्जी अल्टीमेटली पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये हुआ एनर्जी का कंजर्वेशन। मतलब कि एक पॉजिट्रॉन जिसका मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31, सेम मास एज इलेक्ट्रॉन, तो एक पूरा का पूरा अगर पॉजिट्रॉन अगर बन रहा है तो E इज इक्वल टू mc²। अगर एनर्जी मास इक्विवेलेंस में लगाऊं तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का या एक पॉजिट्रॉन का भी, हमने ये पहले भी कैलकुलेट किया, याद करो, है ना। 512 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट पहले लिखा था, बट 0.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट फिर आप बाद में लिख सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह की रिएक्शन को कैरी करने के लिए आपको बच्चों पेयर प्रोडक्शन के लिए कितना एनर्जी गामा फोटोन का होना चाहिए? मस्ट बी एटलीस्ट 2 इंटू 10⁻, है ना, 2 इंटू दिस 0.51, इस चीज़ का डबल होना चाहिए। तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का अगर कोई फोटोन है तो वो कोई नॉर्मल फोटोन नहीं होगा। ये जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, और उस तरह के सवाल भी मैंने डीपीपी में दिए हैं, ज़रूर करना आप लोग। बट 1.2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट विल बी अ वेरी हाई एनर्जेटिक फोटोन, दैट इज वाई विल कॉल इट अ गामा फोटोन, गामा रे फोटोन है। और अगर इससे कम होती है इस फोटोन की एनर्जी, इससे कम अगर इसकी एनर्जी होती है तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। पर जो कम फोटोन है, कम एनर्जी रखता है, तो प्रॉबेबली वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकता है, आयनाइजेशन कर सकता है, बहुत सारे दूसरे चीज़ें कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी ज़रूर है, बट जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना बच्चों। इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आके मिल गए हैं और गायब हो गए हैं, ठीक है। पेयर एनिहिलिएशन एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें
पार्टिकल्स, द वेल एस्टैब्लिश पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड उसका सौतेला भाई पॉजिट्रॉन आके मिल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। एनिहिलेशन इज एक्चुअली कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो पेयर एनिहिलेशन एक कंसेप्ट है जो कि इसका जस्ट रिवर्स है, कन्वर्स है। उसमें इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन साथ में आते हैं लेकिन एनिहिलेट हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और डिसअपियर होने के बाद यहां पे ध्यान देना, दो गामा फोटॉन्स यहां पे बनते हैं। जो दो गामा फोटॉन्स बन रहे हैं उसको मैंने इस रिएक्शन में देखो, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन आर फॉर्मिंग दिस गामा फोटॉन एंड दिस गामा फोटॉन। तो यहां पे दो गामा फोटॉन क्यों बन रहे हैं, ये आपके मन में भी सवाल होगा, ऑफ कोर्स सवाल है। तो कुछ सवाल हम भी करेंगे और इन सवालों से आप समझ जाएंगे कि क्या क्या कंसेप्ट है, क्या पूछा जा रहा है। सो दिस इज माय पर्टिकुलर वे कि बच्चों से पूछते हैं, है ना, सब चीज़ उनको बता देंगे। एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम वीडियोस बनाते हैं, अगर हम लाइव जाते हैं, इसका ट्रू पर्पज़ ये है कि कम्युनिकेशन जितना हो पाए, यूट्यूब पे जितना हो पाता है, प्लस पे कई गुना बेटर होता है आई नो, बट जितना यूट्यूब पे हो पाता है लाइव चैट के थ्रू वो भी हो पाए। सो राइट योर आंसर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस 5 minutes ago only। एंड इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इक्वल स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन एनिहिलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट वन गामा रे नहीं बनता है, ये आपको समझने की जरूरत है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस जस्ट वन गामा रे बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी में होता तो वो 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट्स का अगर एक गामा रे, ओके आपका टाइम भी हो गया था, तो 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का एक गामा फोटोन बनता तो बन जाता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होल्ड करता। बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज इट, नो, दोनों साइड चार्ज भी कंजर्व्ड है, आपने देखा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सी इज द राइट आंसर। आप में से सभी बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही आंसर लिखा है, आई एम प्लीज टू सी दैट। एंड न्यूक्लियॉन नंबर तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं, कोई इश्यू ही नहीं है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, जल्दी से बच्चों जल्दी से ये वाला आंसर भी करके बताना। और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, यस, तो इसको जल्दी से निपटाओ। और बहुत मज़ा आया, अगेन ये सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को भी हम क्वेश्चन से समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है हमेशा बच्चों, और ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो आई एम श्योर आपने आज के सेशन को एंजॉय किया है। जल्दी से इसका जल्दी से भी अच्छा सा आंसर बता दो मुझे। तो एनिहिलेशन में, पेयर एनिहिलेशन में आपका कितना एनर्जी रिलीज होगा, अभी जस्ट मैंने कुछ वैल्यूज़ बताई आपको कैलकुलेट करके, बट वो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट्स में थी। मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट्स को आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या कोई बहुत बड़ा काम है? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे मैं रोक देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी सो मेनी आंसर्स आर कमिंग। सी, अगर आपको 0.51 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एक इलेक्ट्रॉन के एनिहिलेशन डिस्ट्रक्शन से मिल रहा है, तो यहाँ पे पेयर में दो ऐसे हैं, यानी कि ये चीज़ को हमने 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट्स बोला, बट इस चीज़ को अब आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रोवोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻19, और ये मेगा था तो आपको यहाँ पे 10⁻6 और करना पड़ेगा। क्या ऑर्डर में आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 1.6 वाले आंसर ये, बट यहाँ पे एज आई सेड, ये अगर दिख गया तो उसको मार दो। 10⁻, कैलकुलेट करने बैठोगे 10 सेकंड और लगाओगे, ये दिख गया है तो इसको मार दो, सिंपल सी बात है। और वेरीफाई भी वैसे तो करो कि -13 आ भी रहा है कि नहीं, ऑफकोर्स आ रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। एंड एज आई सेड बच्चों, आपको DPP में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इनको ट्राई करना। नीचे PDF लगा देता हूँ, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, नीचे PDF लगा देता हूँ बच्चों, उस चीज़ को आप PDF से ही सॉल्व करें, मज़ा आएगा। अच्छा कर देते हो तो बेल आइकन यार ज़रूर दबाना। एंड यस, अगर आपको अपनी JEE की प्रिपरेशन में एक एडेड एडवांटेज है तो अभी का अभी जयंत लाइव कोड से एनरोल करें बच्चों। ये कोड आप यूज़ करते तो सेम डिस्काउंट मिल रहा है, सेम जितने भी कोड्स हैं उनकी वजह से सेम डिस्काउंट मिलता है, बट इट विल मीन अ लॉट टू मी अगर ये कोड यूज़ करके आप उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। हो सकता है जनवरी मेन के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो ये एक सजेशन है 1 मंथ वाला प्लान, या फिर एडवांस के लिए बेटर होगा आप अगर एक एडवांस का माइंडसेट लेके चलें अभी से अगले 5-6 महीने में, और इसमें अप्रैल वाला मेन भी कवर हो जाएगा। सोचो, है ना, मारवाड़ी की तरह सोचो। और यहाँ पे ये सारे ऑफ कोर्स जो छोटी क्लासेस में बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं तो आए, ठीक है। देखो, अपने पेरेंट्स से तभी बात करो जब आप
ये जानते हो कि पापा मम्मी को इस प्राइस में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर सच में कोई इशू है आप ही लोगों के लिए, तो बच्चों ये बलिदान हम लोग डेली बेसिस पे दे रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स में बताते रहिए। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। हमेशा मेरी एक दिल की ख्वाहिश रहती थी कि मैं एक पार्ट अपनी ज़िंदगी का हमेशा इस तरह की एक सोशल कॉज में देता रहूँ, और वो मैं देता रहूँगा। हम सभी लोग यहाँ पे देते रहेंगे बच्चों। आप पढ़ते रहो, सारे क्विज़ेस सारे लेक्चर आराम से देखो। आपके 12th बोर्ड, मेन एग्जाम और एडवांस तक की बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप पे ऑलरेडी चल चुकी है, चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। दिस इज अ वादा फ्रॉम आवर साइड एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर विद दिस एटीट्यूड। लेट्स क्रैक द जेईई एग्जाम। ऑल्सो नीट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे तो अनअकैडमी नीट जल्दी से ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर दो। एक और यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको आपने अगर मिस किया तो, या अपने फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है। बायो वाले जो फ्रेंड्स हैं उनको बता सकते हैं। एंड छोटे बच्चों के लिए अनअकैडमी फाउंडेशन हमने ऑलरेडी एक अलग से इनिशिएटिव चला रखा है। तो बच्चों तीनों यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए, रेगुलर रहिए इस चैनल पे, कीप कमिंग लाइव एवरी डे, उसी से एक रेगुलरिटी मेंटेन होगी। एंड यस, टेलीग्राम पे हम सभी अवेलेबल है। टेलीग्राम पे आप जैसे ही वो मेरा कोड यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के बाद मुझे मैसेज करिए। टेलीग्राम ऐप पहले डाउनलोड करिए अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है, tinyurl.com/jeilivechat। यहाँ पे 28,000 बच्चे हमसे डेली बेसिस पे जुड़े हुए हैं, उनको रेगुलरली नोट्स, मोटिवेशन, रिमाइंडर्स जाते हैं। सो गेट दैट Telegram app and get the Unacademy app also, and use Jayanth live code when you enroll. So thank you so much बच्चों, we'll see you again in quizzes। बहुत सारे quizzes में मैं करूँगा। Bye everyone, take care।